Hello and welcome my dear students on my YouTube channel Azimi Chemistry. Myself Dr. Azam Khan. I am assistant professor in the Department of Chemistry, JD Islamia College Siwan in Bihar. Today I am going to explain one of the most fundamental टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। और आपको इस टॉपिक को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, आपको केमिस्ट्री में हर जगह परेशानी आने वाली। इसलिए हम लोग आज पूरा वन शॉट वीडियो करने वाले इस टॉपिक को लेकर, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट जितना यहाँ पे है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना समझना, तो हम लोग आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे कि आप आने वाले एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर सके। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे बहुत याद नहीं करना होता। अगर लॉजिक आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, अगर बात करें तो यहाँ पे द पीरियोडिक टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। दूसरी अगर पॉइंट की बात करें, रिगार्ड एज ए वन ऑफ द greatest scientific achievement as it organize vast amount of information about the chemical behavior of element in few simple logical pattern। जो भी आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई इस वक्त दे रहा है बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक है। उसमें एलिमेंट्स को रखा कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में रखा गया है। और अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल इज अ ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट द केमिकल एलिमेंट्स आर नॉट जस्ट a random collection of entirety but still exhibit distinct trend and group together in the families based on their properties। तो जो ट्रेंड है उनको ग्रुप में बांटा गया, पीरियड में बांटा गया, उनकी प्रॉपर्टीज में मैचिंग है। ये सारी बातें मतलब हम आगे करने वाले हैं। बस यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में पीरियोडिक टेबल एक्चुअली क्या होता है। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, वॉस्ट ऑफ जो भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है केमिकल की। तो इतना सारे एलिमेंट्स को एक साथ अगर समझना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनके ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पे उनको एक जगह उनको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया गया, टेबुलर फॉर्म में रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। तो ये सारी खूबियां हैं जो कि बहुत ही ये कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल को एक जगह सारे एलिमेंट को एक साथ रखना, उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में रखना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो अगर हम बात करते हैं कि भाई हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों, जो पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एल्कली मेटल्स, जो भी क्लासिफिकेशंस हैं उनका अब भाई क्यों जरूरत है बांटने की? भाई क्या आधार क्या है? या कहते हैं व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? भाई क्यों बांटने की जरूरत है? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स जब थे तकरीबन 1800 के दौर में 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। उस कंडीशन में ज़्यादा मुश्किल नहीं था एलिमेंट को समझना पढ़ना। लेकिन जब प्रेजेंट टाइम में देखें, उसके बाद एलिमेंट की जब खोज होने लगी, प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और मेकिंग इंडिविजुअल स्टडी डिफिकल्ट। सबको अलग अलग पढ़ना समझना बहुत मुश्किल था। 118 एलिमेंट को जानना समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल बिहेवियर को समझना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि सबको समझना, उनकी प्रॉपर्टी जानना आसान हो जाए। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और टू सिंप्लीफाई दिस साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर उनको सिस्टमेटिक मैनर में उनको रखना शुरू किया गया। उसके बाद पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल अरेंज एलिमेंट्स इन अ लॉजिकल पैटर्न्स, ग्रुपिंग सिमिलर वन टुगेदर एंड सेपरेटिंग डिफरेंट वन। जो जिनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी थी, उनको एक साथ रखा गया। जो उनसे मैच नहीं कर रहा था उनको अलग रखा गया। तो ये सारी बातें। उसके बाद दिस क्लासिफिकेशन लीड टू द केमिकल पीरियोडिसिटी। जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसके बाद जो केमिकल पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, ये सारी चीज़ें ट्रेंड में आने लगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन लीड टू केमिकल पीरियोडिसिटी, मेकिंग इट ईजियर टू स्टडी एलिमेंट बिहेवियर। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात थी केमिकल जो पीरियोडिसिटी। जब बेटा फिर अगर हम बात करें कि डिफिनेशन की अगर बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज किया गया है ऑफ द एलिमेंट्स वेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज रिकर एट द रेगुलर इंटरवल्स। मतलब जो भी जो प्रॉपर्टी है उधर रिपीट करती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम पहले जो शुरुआत हुई थी जो क्लासिफिकेशन की, वहाँ पे यहाँ पे जो डॉवेरियर जो ट्राइड्स 1829 में इन्होंने एलिमेंट्स को वेयर ग्रुप्ड इन ट्राइड्स, तीन के ग्रुप में बांटा बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। और बताया कि एटॉमिक मास जो है ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स, जो मिडिल एलिमेंट का जो मास था वो 2 एटॉमिक का मास का रेशियो का था। तो यहाँ पे द अर्थमेटिक्स मीन ऑफ द अदर 2, एग्जांपल की बात की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पे लिथियम और पोटेशियम का जो मास का जो रेशियो है वो सोडियम का मास था। जिसे अगर देखें तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 23 जो कि मास आपका सोडियम का। तो एटॉमिक मास के आधार पे रखा गया इनको, इन्होंने सब एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को रखना शुरू किया। तो ये ट्राइड्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, तीन का एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा गया इन्होंने, और कहा कि जो बीच का एलिमेंट है 2 एटॉमिक मास के
अर्थमेटिक मीन है। अगर हम बात करें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं तो यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन के बीच का जो दोनों को अगर आपने मास का रेशियो निकाला तो यहाँ पे ब्रोमीन का जो मास आएगा तो यह हम ब्रोमीन को रखा गया। तो जो भी आता था यहाँ पे अगर देखें कैल्शियम को स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, तो बेरियम और कैल्शियम में स्ट्रॉन्शियम है, इसका मास कितना था 88 था। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना शुरू उस वक्त पहला जो क्लासिफिकेशन जो है डब्ल्यूएन ने स्टार्ट किया था टाइड्स 1829 के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखें तो एल्कली मेटल की बात करें, एल्कली मेटल क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो सबसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अभी आगे बात करते हैं। एंड ऑक्युपाई द टॉप पोजीशन ऑफ द ग्राफ, बिल्कुल टॉप पे होते हैं। और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल होते हैं जो कि बगल में होता है एस ब्लॉक एलिमेंट एफ सेकंड ग्रुप का बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम अपीयर एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिक्रीजिंग डिसेंडिंग कर्व, वाइल हाइड्रोजन जो है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल आप कह सकते हो, आर पोजीशन ऑन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा। यहाँ देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था न्यूलैंड ऑक्टेव जो लॉ था जिन्होंने 1865 में स्टार्ट किया था। और यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया। सो द इवन एवरी एलिमेंट 8 एलिमेंट जो 8वां एलिमेंट आया सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका जो 8वां एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आई। जैसे धुन होती है ना जो म्यूजिकल स्केल होता है सारे गामा पा धा नी सी जो भी है, तो यहाँ पे लिथियम बेरिलियम और उसके बाद 8वां जो एलिमेंट आया जो कि सोडियम जो कि लिथियम से इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी हुई। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन न्यूलैंड का था। ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े मेरे बच्चों तो यहाँ पे जो अब आया लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, यहाँ ने वॉल्यूम के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और यहाँ ग्राफ जो यहाँ दिया हुआ है एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पे। और इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट विथ सिमिलर जो प्रॉपर्टी थी ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम के आधार पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो यहाँ देख सकते हैं अल्कली जो मेटल थे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम विच शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एज ए पीक ऑफ द कर्व, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन्स आर लोकेटेड ऑन द स्टैंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। इन्होंने मतलब बांटा है ग्राफ इन्होंने दिया है एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में और इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नोबल गैस नियान आगर के प्लान अपीयर जस्ट बिफोर द अल्कली मेटल्स फॉलो ए पीरियोडिक पैटर्न। तो ये सब जितने भी थे ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट मास के आधार पर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। चलिए अब हम लोग देखिए नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंडलीफ जो पीरियोडिक लॉ था इन्होंने इनको फादर ऑफ कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत जो इन्होंने सही तरीके से की थी इन्होंने की थी। बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी इनके मेरिट भी बहुत सारे हैं, इन्होंने स्टार्ट किया मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टीज दो एलिमेंट की थी और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, इसके बारे में एटॉमिक वेट के बारे में जो एलिमेंट की जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो फंक्शन किसका होती है एटॉमिक मास के वेट की होती है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी अपीयर एट अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, और टेबल कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिकल कॉलम, इनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 9 वर्टिकल कॉलम थे और 9 वर्टिकल कॉलम और इसको ग्रुप बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रॉ इसको पीरियड बोलते हैं। तो 9 और 7 होता है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने डिक्लासिफिकेशन किया, ग्रुप बनाया और पीरियड बनाया, जिसमें उन्होंने 9 ग्रुप बनाया और हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आज ही हम लोग वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पीरियड और ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन जिसको 9 बताया जिसको ग्रुप बोला उन्होंने और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोला उन्होंने। ठीक है, ये बातें उन्होंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। In some case, the atomic weight order was altered to maintain consistency in the chemical and physical property of the elements. तो यहाँ पे कुछ drawbacks भी थे। Gap are intentionally left for undiscovered elements, pre-deciding their existence and the property. उन्होंने कुछ जगह भी छोड़ रखी थी कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जगह उन्होंने छोड़ रखी थी और सोच कर छोड़ा कि भाई वो एलिमेंट्स की खोज होगी तो उनको रखा जाएगा वहाँ पे। तो इन्होंने इन सारी बातों को थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डीमेरिट्स की बात करें। यहाँ पीरियोडिक मेंडलीफ की जो डीमेरिट्स थी क्या थी, एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। यहाँ हाइड्रोजन एग्जिबिट प्रॉपर्टी सिमिलर टू द बोथ ग्रुप एल्कली मेटल्स के साथ और ग्रुप जो 7 था हाइड्रोजन के साथ भी। तो एट इट वाज प्लेस इन द ग्रुप फर्स्ट विदाउट ए क्लियर जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था इनका। और इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कोबाल्ट का जो था वाज प्लेस्ड बिफोर द निकल, निकल से पहले उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे इन्होंने। तो मास के आधार पे जो बांटा है तो यहाँ पे इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया और जो है निकल को बाद में रख लिया। तो यहाँ पे कोबाल्ट का 58.9 था, यहाँ प्लेस बिफोर यहाँ पे 58.6 है, तो में पहले रखना चाहिए इसका, डिस्पाइट हैविंग हायर एटॉमिक मास। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक उनका है। नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप, आइसोटोप की कोई जगह नहीं थी पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे इन्होंने नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप ऑल्दो मेंडलीफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। आइसोटोप्स व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास वेयर नॉट असाइंड सेपरेट पोजीशंस। तो यहाँ पे जो आइसोटोप के लिए कोई पोजीशन उन्होंने पीरियोडिक टेबल में मेंशन नहीं किया था। अगर हम बात करें कि लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस जो भी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इन पीरियोडिसिटी के बारे में कोई इनका एक्सप्लेनेशन नहीं था। और मेंडलीफ वाज अनएबल टू एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट एग्जिबिट पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज में जो आ रही है उसके बारे में कोई इनका एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक्सक्लूसिव
exclusion of lanthanide and actinides. His tables did not include the lanthanide and actinides, leaving they unaccounted for. तो यहाँ पे सारे जितने पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं, सारे पॉइंट कैसे हैं, इनके ड्रॉबैक्स हैं जिनको इन्होंने नहीं बताया, नहीं पूरा किया. तो अब जो है, जो नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल आया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें मोजले साहब ने लेके आए और इन्होंने डिस्कवर किया एक्सरे, यहाँ स्पेक्ट्रा देखा इन्होंने 1913 में. यहाँ पे नेक्स्ट जो लॉ आया जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे या प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि 1913 में यहाँ पे हेनरी मोजले डिस्कवर्ड एक कोरिलेशन बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक नंबर और एक्सरे के बीच में इन्होंने रिलेशन निकाला. और ही फाउंड दैट द प्लॉटिंग जो है म्यू इज द एक्सरे फ्रीक्वेंसी है अगेंस्ट एटॉमिक नंबर गेव स्ट्रेट लाइन अनलाइक वेयर प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट के साथ जो इस तरह चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ जो आपका एक्सरे जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था. तो दिस डिस्कवरी प्रूव दैट एटॉमिक नंबर Z is more fundamental properties as compared to atomic mass. तो एटॉमिक मास नहीं होती है, लीडिंग टू द रिवीजन ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल जो लॉ था. तो ये मेंडलिक का जो पीरियोडिक लॉ दिया था उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर दिया था. लेकिन यहाँ पे जो मोजले साहब ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है जो एक्सरे की सारे एलिमेंट्स की, उनकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, लेकिन एटॉमिक मास के आधार पर चीज़ें नहीं आ रही हैं. तो इसको उन्होंने कंसिडर कर लिया कि एटॉमिक जो मास है जो कि आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, क्या है, एटॉमिक नंबर है. ठीक है. तो मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर. किसका है, एटॉमिक. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक फंक्शन किसका होता है, एटॉमिक नंबर का होता है. When elements are assigned in increasing atomic number, elements with similar properties appear at regular interval, forming the basis of the modern periodic table. तो ये बातें अब यहाँ पे इन्होंने देखिए मोजले साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, इस तरह से ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन, एटॉमिक नंबर और म्यू फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ लिया गया तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया. और ये फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, म्यू बराबर के जेड माइनस जेड नॉट होता है. यहाँ पे म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ कापा जो है एक्सरे लाइन है, एटॉमिक नंबर है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है और यहाँ पे के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. तो इससे क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो आपको इसको याद रखना है. यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन एटॉमिक मास लीड टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अरेंजिंग द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो ये इनके हिसाब से पीरियोडिक टेबल को बनाया गया. और यहाँ पे अगर हम आज के पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल जो प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम, दैट इज ग्रुप. क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप बोलते हैं. तो यहाँ पे पीरियोडिक नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द एलिमेंट इज दैट पीरियड. तो यहाँ पे कैसे कितने पीरियड है, तो यहाँ पे 1 2 3 जो एन है जो कि एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर है जो दर्शाता है. तो यहाँ पे 7 आपका कितने 7 पीरियड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो 18 होती है जो कि ग्रुप्स होते हैं. अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ये तो ऑर्बिटल फील्ड है, 1s है, 2s 2p है, 3s 3p है, 3p इस तरह से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट में 1s होते हैं, सेकंड जो पीरियड होता है उसमें 2s 2p होता है, थर्ड जो पीरियड होता है 3s 3p होता है, फोर्थ जो पीरियड होता है उसमें 4s और 3d और 4p होता है. इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कह सकते हैं इस तरह से. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें इन द पीरियड में तो यहाँ पे 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 18 होता है, 18 होता है, 32 और 32 इस तरह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हर पीरियड में. पहले पीरियड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दो एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सेकंड पीरियड में आपको 8 होते हैं, थर्ड पीरियड में आपको 8 होंगे. इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड्स. एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोजन से हीलियम होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, बहुत छोटा होता है. लिथियम से नियान, इसमें शॉर्ट पीरियड होता है. सोडियम से आर्गन शॉर्ट पीरियड होता है इसमें. और यहाँ पे पोटेशियम से जो क्रिप्टन है यहाँ पे लॉन्ग पीरियड होता है, 18 होता है. यहाँ पे 18 होता है. तो यहाँ पे 32 होगा. इस तरह से आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है. तो इसको थोड़ा याद रखना है आपको. ठीक है. चलिए अब देखिए जरा सा, यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे, ये पीरियोडिक टेबल है. इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6 and 7 period and 9 and 9 separately placed in the periodic table due to the different chemical आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन है डिफरेंस होने की वजह से इनको सेपरेट रखा गया. डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही थे लेकिन पहले उनको, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफ में जाने की वजह से इनको बाहर कर दिया गया. तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको एस ब्लॉक एलिमेंट से, पी ब्लॉक एलिमेंट से, डी ब्लॉक एलिमेंट से, एफ ब्लॉक एलिमेंट से. एफ ब्लॉक यहाँ पे है लैंथनम और एक्टिनियम जो एलिमेंट्स है वहाँ पे उनको सेपरेट करके यहाँ रखा गया है. 4f सीरीज और 5f सीरीज हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक. इलेक्ट्रॉन इंटर इन द एफ सबसेल. तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा. पी इलेक्ट्रॉन पी जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा. और डी अगर हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी सबसेल में जाता है. एफ के एफ सबसेल में जाएंगे. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. और यहाँ पे इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, इसको बोलते हैं कहाँ गए, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल. अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. और यहाँ पे लेंथेनाइड्स है, इनर ट्रांस एलिमेंट रेयर अर्थ भी बोलते हैं इसको, या इनर ट्रांस एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ट्रांस एलिमेंट बोलते हैं बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ये आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. और इसको लास्ट वाले को बोलते हैं नोबेल गैस, जो हीलियम, नियान, क्रिप्टन, जिनान, रोडान जो कि होते हैं. तो ये थोड़ा
सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की कि यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक कहाँ होते हैं, एफ ब्लॉक क्या होते हैं, अल्कली मटेरियल किसे बोलते हैं, अल्कली अर्थ मटेरियल किसे बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन एलिमेंट्स से, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पता रहेगा। चलिए हम बात करें आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की, तो अगर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको नाम देते हैं, जब तक उसका फाइनल नेम डिसाइड नहीं हो जाता तो आईयूपैक उसका नाम देता है, नाम रखता है। तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके हिसाब से किसी भी एलिमेंट्स का जिसकी डिस्कवरी होती है और उसका नाम डिसाइड नहीं हो पाता है तो आईयूपैक उसका नाम रखता है टेम्पररी, बाद में उसका परमानेंट नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो उसके रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 अगर होता है उस कंडीशन में नेम जो है रखा जाता है, जो वो आईयूपैक रूल्स के हिसाब से रखे जाते हैं। अगर हम नेम आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक रूट्स से डिसाइड होता है एटॉमिक नंबर, और साथ में आपको आईएम को ऐड करना है। सिंबल्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच न्यूमेरिकल डिजिट, जो भी आपको यूज होंगे उसमें फर्स्ट सिंबल को ऐड करना है। इफ द सफिक्स आईएम स्टार्ट विद द वॉवेल्स द लास्ट आई इज ड्रॉप करना उसको आई को। वंस कंफर्म द एलिमेंट्स गेट परमानेंट नेम बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट, प्लेस और प्रॉपर्टी। तो उसके बाद आपसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लें, देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल में 105 जो इसको बोलते हैं डबनियम बोलते हैं, टेम्पररी नेम्स का है। अनिल पेंटियम जिसको आपको टेम्पररी नेम है या परमानेंट नेम है। और यहाँ पे इसका अगर नाम अगर आपको देखें ध्यान से तो इसका नाम कैसे दिया गया है, 105 है और यहाँ पे कुछ डिजिट दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। तो डिजिट जो दिया हुआ है 0 है, उस कंडीशन में आपका जो नाम होगा नील होगा, और अगर आपका जो इसको एब्रीवेट करना है तो एन से करना है। अगर 1 है तो उस कंडीशन में अन होगा और उसको एब्रीवेशन जो होगा यू होगा। अगर 2 है तो बाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड एंड 5 है तो पेंट हेक्स। इस तरह से आपको याद रखना नील मतलब 0 और यहाँ पे अन मतलब 1, अब बाई ट्राई क्वाड, इस तरह से याद रखना नेम। और इसको जो एब्रीवेट करना है, जो एब्रीवेशन है उसको फर्स्ट लेटर से है, नील है, अन है, यहाँ बाई है, ट्राई है, क्वाड है, पेंट है, हेक्स है, सेप्ट है, ऑक्ट है और इसके बाद एन है। तो दीज आर द एब्रीवेशंस। ओके, इसको याद रखना है। अब देखिए कैसे नाम रखेंगे आप, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिया हुआ, उसका नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नोमेनक्लेचर के हिसाब से दिया हुआ, सिंबल उसको कैसे एब्रीवेट किया गया है, और तो उसका जो फाइनल जो नेम है, जो आईयूपैक जो ऑफिशियल नेम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान से इस टॉपिक्स को आपको रखना है दिमाग में, तो फिर क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो आप क्वेश्चन फिर नहीं कर पाएंगे। रूल्स जो आपको याद होने चाहिए, बहुत ही फंडामेंटल रूल है जो कि आपको याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है 101, तो यहाँ पे हमें पता है कि वो अन यूज़ करते हैं 1 के लिए, नील यूज़ करते हैं हमें 0 के लिए, और जब आपका यहाँ पे जो है आपको आईएम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनली 101, जिसको सिंबली जो सिंबल है फर्स्ट लेटर जो है अन का यू हो जाएगा, नील का एन हो जाएगा, यू जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको जो ये नाम आ रहा है 101 का जो आईयूपैक जो नाम है, जो टेम्पररी नेम है, ये आपको आ रहा है। और ऑफिशियल नेम जिसको मेंडलीफ के नाम से रखा गया, मेंडेलिनियम, और यहाँ पे एमडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से 102 का नाम जो है अन, नील, और यहाँ पे 2 है तो बाई, और इस तरह से आप रख सकते हैं। यहाँ पे 105 का रखना है तो यहाँ पे अन हो जाएगा, नील और पेंटियम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अन, नील, हेक्सियम हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है तो आप उसका नाम आईयूपैक के हिसाब से लिख सकते हैं। तो उसके जो रूल्स है आप थोड़ा सा दिमाग के अंदर आप उसको रखिए, तो फिर इस यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे बहुत ही जो कि अच्छी टॉपिक है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हम बात करें तो कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड एलिमेंट्स लोकेशंस इन पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्टेड द क्वांटम नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, उसका ग्रुप देख सकते हैं, उसका पीरियड देख सकते हैं, उसका सारी इन्फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, एंड एलिमेंट्स लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल इज रिफ्लेक्टेड द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज अ पीरियड, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो पीरियड, द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। इन अदर वर्ड सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ द नेक्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में, लेकिन यहाँ पे एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इंडिकेट द
आपको पीरियड का नंबर बताता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट पीरियड की बात करें तो इसमें जो n की वैल्यू होती है 1 होती है, सेकंड पीरियड है 2 होगी, थर्ड पीरियड होगा n की वैल्यू 3 होगी, फोर्थ पीरियड होगा n की वैल्यू 4 होगी, इस तरह से एज ऑन। तो यहाँ पे ऑर्बिटल जो फील्ड होगा, ऑर्बिटल जो बीइंग फील्ड विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फील होते हैं 1 और 2 होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम होता है। और सेकेंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसमें जो आपका जो एस सबसेल है और पी में 2 में, एस में 2 मैक्सिमम होते हैं और पी में 6 मैक्सिमम होते हैं। उस कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन लिथियम से लेकर नियान तक हो जाएगा। और थर्ड में आपको 3s से लेकर 3p, मतलब 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और 6, 5 एस वन। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, 18, उसके बाद आपका 32 और आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 18, 18, इस तरह से इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। और दीज आर द ऑर्बिटल फिलिंग, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम्स कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबा। अब देखो यहाँ पे दिया है ग्रुप, जो वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जो ग्रुप है, जो पीरियड है, पीरियड की बात हमने कर लिया है। अब हम ग्रुप की बात करेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, सेम होता है। किसी भी पीरियड में अगर एटम, किसी भी एलिमेंट का जो एलिमेंट किसी ग्रुप में रखे गए हैं तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सब कुछ सेम होंगे। ओके, तो क्योंकि वहाँ तभी तो प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी मैच के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, सेम अगर कॉलम में रखे जाते हैं तो ग्रुप हैज सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशंस और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल की बात करें तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में अल्काइल मेटल्स है, यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर 3 एलिमेंट्स 19, 37, 55 और 87, यहाँ पे फर्स्ट। और यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट, सिंबल है इसका। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बात करें तो यहाँ पे 1s2 और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर जो है एलिमेंट सारे प्रेजेंट है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा सेम होगा। और एस ग्रुप के एलिमेंट है तो एस में ही इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से दिया हुआ है। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन S1। तो इससे हम कह रहे हैं मतलब कि एक ग्रुप में जब एलिमेंट रखे जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनमें नंबर जो है सेम होता है। तो ये आपको यहाँ बात कर सकते हैं ग्रुप 1 के जो कहते हैं उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। यहाँ पे ग्रुप 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ग्रुप 3 11 को आप जो कि आपको याद रखना है, दीज आर द फॉलोइंग नेम, कॉमन नेम है, जो कैलोजेंस बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं, नोबल गैस या एरोगेंस भी बोलते हैं। तो ऑल दीज ग्रुप्स आर कॉमनली नोन एज बाय द फॉलोइंग नेम्स, जो कि आपको इसको याद रखना है। तो अल्कली मेटल्स जो इसको ग्रुप 1 को बोलते हैं, यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप 2 के आप अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ पे हेलोजन, कैलोजन एंड नोबल गैस, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जो कि है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स में? 4 ब्लॉक्स में बांटेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। दीज आर द सब ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है, बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है एस सबसेल में, पी सबसेल में, डी सबसेल में, एफ, उसके आधार पे 4 हिस्सों में पीरियोडिक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, अब क्या क्या जो इनका जनरल ओवरव्यू क्या है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं? जहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन में, जब एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करता है तो उस ब्लॉक एलिमेंट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ऑल द एलिमेंट्स का जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सबसेल के अंदर जाते हैं, तो उसको हम सबको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के आर दोज इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एस ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। और यहाँ पे एस ऑर्बिटल्स अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हैंस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 कंसिस्ट एस ब्लॉक। मतलब एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, S1 और यहाँ पे S2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम है, वर्टिकल कॉलम जिसमें आपके S1 ग्रुप है और S2 ग्रुप है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 2 ही इस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप प्रेजेंट होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं सबसेल के अंदर। इसलिए कुछ इनके जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो जनरल जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का NS1 2 होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N जो शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल बोलते हैं इनको, आसानी से इनको हम कट कर सकते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, उनको आसानी से हम कट कर सकते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स सॉफ्ट मेटल होते हैं, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर ऑल रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन अपन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। और दे लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं +1 ऑक्सीडेट स्टेट में, एंड अल्कली मेटल्स एंड +2 जो है आपको इन केस ऑफ एल्कलाइन
अर्थ मेटल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ऑल दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत ही इनकी कम होती है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेस आयोनाइजेशन एनर्जी है, इजिली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ दीज मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हम कह सकते हैं कि आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मेटालिक करेक्टर की बात करें, रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप मेटालिक करेक्टर या रिएक्टिविटी की बात करें तो टॉप से इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। ये प्योर नहीं होते, इम्प्योरिटी में होती है, क्योंकि रिएक्टिव बहुत रिएक्टिव होते हैं, किसी न किसी के साथ प्रेजेंट होते हैं। The compounds of S block elements, with the exception of those lithium and beryllium, are predominantly आयोनिक होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि इनके क्या क्या खास बातें हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एनी ऑफ आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल्स। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं पी, और जो ऑर्बिटल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल कॉन्स्टिट्यूट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 13 से लेकर 18 जो ग्रुप है, 5, 13, 14, 15, 16, 6 मैक्सिमम पी ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल्स में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 6 होते हैं। आप पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 आपके ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है पी ब्लॉक N2, यहाँ पे NP1 से लेकर 6 होता है, N से लेकर 1 से लेकर 6 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पी सबसेल। पी ब्लॉक जो इंक्लूड्स है नॉन मेटल्स होते हैं, पुअर मेटल्स एंड मेटलॉइड्स होते हैं। हाउएवर नॉन मेटल्स आर predominant, इनको हम जनरली नॉन मेटल्स कहते हैं। These elements involve covalency, electrovalency, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सम एलिमेंट्स शो कोऑर्डिनेट वैलेंसी भी शो करता है। यहाँ हम जनरली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एंड बिहेव इलेक्ट्रोवैलेंसी। एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर एलोट्रॉप्स होते हैं, इनके बहुत सारे। नोबल गैस जो एलिमेंट्स शो नो रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है N2, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रान, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होती है, इसकी वजह से नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। और हम कहते दीज एलिमेंट्स इज ऑल्सो या कॉमनली नोन एज इनर्ट गैस कहते हैं। प्रोसीडिंग की बात करें, नोबल गैस जो फैमिली होती है, 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है नॉन मेटल्स, दे आर हैलोजेंस, ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो चैलोजेंस होता है, जो कैलोजेंस कहते हैं 16 ग्रुप्स को बोलते हैं, मतलब हैलोजन से पहले वाले ग्रुप को 16 को। दीज 2 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड रेडियली ऐड 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन। ओके, तो यहाँ नॉन जो मेटालिक मतलब इनको आसानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आसानी से इनको इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत इनकी कम होती है और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, दिस इज द हैलोजेंस। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर होता है इंक्रीज एज ए मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट घटता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डी में आते हैं, डी से पी में, तो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है, तो इधर जाने पर घटेगा। और तो नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर इंक्रीजेज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट और अक्रॉस द पीरियड एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज वी गो डाउन एनी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, चलिए एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स सारे उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कह सकते हैं, या उनको हम बोलते हैं यहाँ पे मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, जो कि बीच का हिस्सा होता है पीरियोडिक टेबल के जो बीचों बीच जो हिस्सा होता है, इसमें D1 से लेकर D10 इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट होते हैं, उसके 10 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर डी सबसेल, और इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका अंदर होता है, क्योंकि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3D है और यहाँ पे 4s2 है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जाता है, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उस कंडीशन में क्या है बच्चों की, यहाँ पे जो ए ऑर्बिटल है दैट इज द पेनल्टीमेट, इसे अल्टीमेट बोलते हैं, पेनल्टीमेट बोलते हैं शेल। तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है दैट इज द वैलेंस शेल, दैट इज द वैलेंस शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसी डी सबसेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, और ये अंदर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, जो कि डी ब्लॉक का अंदर होता है। एस ब्लॉक का पी ब्लॉक का बाहर होता है, आउटर मोस्ट शेल को हम बोल सकते हैं वैलेंस शेल, या जो कि पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो है आपका डी जो सबसेल है बाहर से अंदर है, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। लेकिन एफ वाला जो होगा उसके और अंदर होगा। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ 4f है, यहाँ पे आपको डी है, और यहाँ पे आपको S7 से, यहाँ पे अगर हम S की बात करें तो ये अंदर होगा, यहाँ पे D होगा और यहाँ पे S होगा और यहाँ पे 4f होगा, मतलब इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, मतलब F का अंदर और अंदर हो जाएगा वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल इसका F का इधर होगा, यहाँ का D का यहाँ होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स को जो हम कॉमनली जो कहते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जो 3 से लेकर 12 होता है, यहाँ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो 3rd से लेकर 12 तक।
ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 4 ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम बोलते हैं 3D ट्रांजिशन, यहाँ पे 3D 4D 5D 6D। जो फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है दैट इज 3D सीरीज, फोर्थ डी 5D 6D, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो 10 एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है आपको, जो कि 3D सीरीज बोलते हैं, एट्रियम से कैडमियम तक, लैंथरम से हैफनियम से यहाँ पे एक्टिनियम, जो कि यहाँ से 14 एलिमेंट उठा के यहाँ पे एक्टिनियम से रखा गया है, अलग सेपरेट किया गया डी ब्लॉक। उसके बाद जब एफ के 14 भर जाते हैं उसके बाद हैफनियम से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि यहाँ पे ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे डी ब्लॉक के, ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं देख लेते हैं डी ब्लॉक के। दे हैव जनरल जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, जिसको आप बोलते हैं n-1 D1 10 और यहाँ n0 से लेकर 2 होता है। मतलब n-1 जो आपका जो हमेशा जो है 3D होगा, 1 से इससे कम होगा, और 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल मेटालिक बॉन्ड होता है, मल्टीपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डी में, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्म मल्टी मेटालिक बॉन्ड दैट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर बात करें मोस्ट डी जो ब्लॉक एलिमेंट्स है फॉर्म द कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक नेचर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड देयर आर वन या मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स एंड आयंस एंड फॉर्म द बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड दोनों बनाते हैं। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड कंडीशन होती है, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। जब आपका पेयर्ड कंडीशन में होता है ऑर्बिटल्स मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कॉमनली शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से काम करते हैं, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है, जो जिसकी वजह से इनके पास इस तरह खास बात होती है, कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। तो कोई भी मेटल प्ले नहीं कर सकता है कैटलिस्ट का रोल जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीजन होती है, एक ज़्यादा स्विचेबल ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। दैट काइंड ऑफ कैटलिस्ट, दैट काइंड ऑफ मेटल या एलिमेंट्स आर शो कैटलिस्ट का बिहेवियर शो कर सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करें कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे देख सकते हैं आयरन है, आयरन +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में करता है, +1 में भी करता है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ +2 होती है, लेकिन यहाँ पे 3D सीरीज में, और अगर हम देखें, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से यहाँ पे +1 और +2 में आपका हो जाता है। जिंक की बात करें, जिंक कैडमियम मरकरी की बात करें, विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-D10, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा होता है, D10 फुल होता है, और NH2 डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन में। यहाँ पे डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है बहुत सारी मैच नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके 1 से लेके 10 के बीच में 10 से कम हो, 1 से ज़्यादा हो, दैट्स वाई इट शो द ट्रांजिशन मेटल्स प्रॉपर्टीज। यहाँ पे शो नहीं करते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक साथ भरा होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट ट्रांजिशन बिहेवियर एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द एस एंड पी। तो डी ब्लॉक क्या है? 2 एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होता है। एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होती है इधर से पी ब्लॉक की तरफ जाती है, तो डी ब्लॉक है द ट्रांजिशन पीरियड वेयर प्रॉपर्टीज आर शिफ्ट इंटरमीडिएट कह सकते हैं, दोनों के बीच में होती है, कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरता है एफ में जाता है उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भर रहा है वो कहाँ जा रहा है? पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? एंटी पेनल्टीमेट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान बच्चे देखें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4f है, और यहाँ पे आपको इस तरह से 7 है, सॉरी यहाँ पे 4f है, 5 है, 4f है, यहाँ पे आपको 4f हो जाएगा, ये आपका 5, और यहाँ पे 6s2 जो भी है 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, s हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आपको अब एफ में 1 से लेकर 14 तक जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो दैट इज आउटर मोस्ट शेल, इसको अल्टीमेट पेनल्टीमेट एंटी पेनल्टीमेट इसको बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का होता है वो कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एफ सब शेल, लेकिन बाहर से तीसरे जो कक्षा होती है अंदर की तरफ शेल होती है उसमें जाती है, उसको बोलते हैं पेनल्टी एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। ठीक है, डीप बरीड होता है। देखिए इनर टू पेनल्टीमेट शेल ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डिराइव इनटू 2 सीरीज जिसको बोलते हैं लैंथेनाइड एंड इलेक्ट्रोनाइट, जिसको कलेक्टिविटी कॉल 14 एलिमेंट्स जो एक साथ में कहते हैं लैंथेनाइड्स एंड इलेक्ट्रोनाइट्स। बोथ सीरीज हैविंग 14 एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एफ ब्लॉक का होता है n-2 f 1 से लेकर 14, n-d 1 से लेकर 0 होता है, यहाँ पे सिर्फ 0 to 1 होता है, और यहाँ पे ns2 होता है। ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे रखें, यहाँ पे अगर हम 4f कब आएगा? जब यहाँ पे हम 6 रखेंगे, तो 6 n बराबर रखेंगे 6 - 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 5 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4f सीरीज को लैंथेनाइड्स बोलते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लेकिन अगर 4f के लिखना है तो यहाँ पे 4f और यहाँ पे 1 से लेकर 14, और यहाँ पे n - d, तो 5d और 0 से लेकर 1, और यहाँ पे 6s2 हो जाएगा। यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड से बोलते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक लिखना है तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ 5 कब आएगा? जब यहाँ पे 7 लेंगे, 7 - 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे 6d हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 7s2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम f कह सकते हैं, एक्टिवाइड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोल सकते हैं इसको। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ कुछ इसकी खास बातें कर लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैवी मेटल्स होते हैं, हैविंग हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल। दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल सेट, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन +3 होती है। क्या होती है? +3 होती है।
और these elements form colored salt and their salt absorb light from the certain visible wavelength. ये बहुत कलर कंपाउंड्स जिनके सॉल्ट बहुत कलर्ड होते हैं. ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव होते हैं. जो एक्टिनोइड्स होते हैं हैवी मेटल्स होते हैं वहाँ पे रेडियो यूरेनियम है, पोलोनियम है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड फ्रॉम बिलोंग एप ब्लॉक एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज में प्रेजेंट होते हैं. ट्रांस यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द 7th पीरियड एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 93 एक्टिनॉइड्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स ही बोलते हैं, जिसको मैन मेड कह सकते हैं या सिंथेसाइज किया गया है लेबोरेटरी के अंदर. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं एंड कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं. अब देखिए मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे 18 एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. मेटल के लिए कुछ खास बातें, यहाँ मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि मेटल्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड में. मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड मरकरी इज एक्सेप्शनल, जिसमें गैलियम होता है, सीजियम होता है, हैवी वेरी ओके, और यहाँ लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनके लिए. एक एक्सेप्शनल आपको याद रखना है. मेटल्स यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और दे malleable and can flattened into the thin sheet by hammering and ductile can be drawn in the wire. जिस जो आप देखो कॉपर की वायर होती है तो इस तरह से उनको पीट के थिन बना सकता है, लंबा तार बना सकता है. ऑल दीज प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. अब देखो नॉन मेटल की बात करें बच्चों तो ये आपको 20 लाई ऑन द टॉप राइट ऑफ द हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे ऊपर की तरफ होते हैं. दे आर यूजुअली सॉलिड एंड गैस एंड रूम टेम्परेचर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. बोरॉन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन. और यहाँ पे दीज आर द पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, मोस्ट नॉन मेटालिक जो सॉलिड होते हैं ब्रिटल एंड नाइदर मेलेबल एंड नॉट डक्टाइल, जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है. मेटलॉइड की बात करें तो यहाँ पे सेमी मेटल की बात, सब एलिमेंट्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटमनी एंड टेलुरियम शो प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड. दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती है. दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड बोलते हैं. ओके, तो याद रहेगा. चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है. अब देखिए बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है. अब असली जो है मजा यहाँ से है. यहाँ देखिए पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे जो रिकरेंस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन डिफाइंड इंटरवल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. यहाँ पे जो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का, जब एटम को रखा गया है, एलिमेंट्स को रखा गया है एटॉमिक नंबर के आधार पर, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है जो कि पीरियोडिक फंक्शन होता है आपका एटॉमिक नंबर के आधार पर रखने पे, तो ये आपको जो प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है. अभी हम बात करते हैं तो जो उसको हम पीरियोडिक ट्रेंड बोलते हैं. यहाँ पे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम इन द वैलेंस शेल आफ्टर सर्टेन डिफरेंट इंटरवल. बात मेरी यहाँ पे दिस डिफरेंट इंटरवल 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32 एंड पीरियोडिसिटी इज ऑब्जर्व इन द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब देखो यहाँ पे हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं. पीरियोडिक ट्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टी बाय एटॉमिक नंबर की बात करते हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक जो एटम का जो रेडियस होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे देखिए एटॉमिक जो रेडियस होता है जनरली डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड. जब आप यहाँ पे आप देखें एटॉमिक रेडियस जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है. उस कंडीशन में क्या होगा कि साइज जो होगा आपका न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. दैट्स व्हाई बाहरी इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होगा बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने पे, जिसकी वजह से आपको बाहर का जो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा फील करेगा अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की वजह से तरफ से, जिसकी वजह से आपका साइज छोटा हो जाएगा. तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज एटॉमिक रेडियस कम होगा. ओके, तो आप कह सकते हैं टॉप से बॉटम में जाने पे आपका बढ़ता है. यहाँ पे कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज ऑन द मूविंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. तो ऊपर से लेफ्ट से राइट जाने में घटेगा, ऊपर से नीचे जाने में साइज बढ़ता है. इसको याद रखना है. एटॉमिक रेडियस अब 3 टाइप होती है, जिसको क्रिस्टल बोल सकते हैं, मेटालिक रेडियस बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं, वंडर वॉल रेडियस बोलते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द रेडियस. अगर हम बोले कि मेटालिक रेडियस क्या होता है, इफ 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम इन द मेटालिक लैटिस इज जनरली यूज्ड फॉर द मेटल. तो 2 मेटल अगर पास जुड़े हुए हैं तो 2 मेटल के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है उसका हाफ जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं मेटालिक, क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस बोलते हैं. कोवैलेंट जब 2 मॉलिक्यूल अगर 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस आर 2 सिमिलर एटम ज्वाइन बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड के 2 एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनका जो रेडियस उन दोनों रेडियस के बीचों बीच का जो अगर इंटर डिस्टेंस से हाफ कर देंगे दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस. और वंडर वॉल का मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक जो शेल है, इफ 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम बिलोंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं वंडर वॉल रेडियस बोलते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए रेडियस क्या होता है. न्यूक्लियस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच डिस्टेंस को बोलते हैं, आप कह सकते हैं रेडियस बोल सकते हैं. एटॉमिक जो रेडियस है ऑफ नोबल गैस इज इनर्ट गैस आर फैक्ट वंडर वॉल गैस रेडियस इज डू नॉट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स एंड वंडर वॉल रेडियस हमेशा ज़्यादा होती है मेटालिक रेडियस से. एंड फाइनली कोवैलेंट रेडियस. तो ये आपका ऑर्डर होता है वंडर वॉल रेडियस, ठीक है, और उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवैलेंट रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस या नोबल गैस इज इनर्ट गैस इन द फैक्ट वंडर वॉल रेडियस डू नॉट फॉर्म ए मॉलिक्यूल. तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है.
चलो यहाँ पे देखो आयनिक रेडियस की बात करें तो आयन का जो रेडियस है, जो आयन्स होते हैं, जो मेटल आयनिक फॉर्म में होते हैं, उस कंडीशन में जो रेडियस होता है तो क्या हो, तो अगर किसी भी जो है बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड पॉइंट वेयर द न्यूक्लियस एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जो हमने बताया अभी, न्यूक्लियस से बाहर ही जो शेल पे जो इलेक्ट्रॉन का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है न्यूक्लियस का, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस बोल सकते हैं। और आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिबिट सेम ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल जैसे एटॉमिक रेडियस आपका लेफ्ट से राइट में घट रहा है, लेफ्ट से राइट में साइज घट रहा है, उसी तरह आयनिक रेडियस भी घटेगा क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज तो बढ़ रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो कैटायन का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डालते हो तो एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो एटम के अंदर क्या हो रहा है, आयनिक रेडियस का मतलब है कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो कैटायन जब होगा उसका साइज कम होगा, एनायन का साइज बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, और कैटायन इज द स्मॉलर देन द पैरेंट एटम। जो पैरेंट एटम हमने कहा सोडियम है, किस सोडियम की बात करते हैं, सोडियम है, सोडियम प्लस चार्ज में है, सोडियम एटॉमिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे साइज इसका जो है बड़ा होगा, छोटा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे साइज कम हो जाएगा। लेकिन आपका जो एटम है, सोडियम एटम है न्यूट्रल फॉर्म में, उस कंडीशन में उसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू इस आयनिक फॉर्म में जो अगर सोडियम प्रेजेंट है। अगर देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे कह सकते हैं कैटायन है स्मॉलर साइज, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एज पैरेंट जो एटम हो, और बिकॉज ऑफ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स वाइल न्यूक्लियर चार्ज इन रिमेन द सेम। तो न्यूक्लियर चार्ज तो आपका जो है सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो बाहरी 10, जैसे हमने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन है, आपको 11 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है, और 10 इलेक्ट्रॉन है, उस कंडीशन में प्लस चार्ज होगा और उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा काम करेगा, तो इसलिए साइज छोटा होगा। चलिए यहाँ पे कैटायन बात करते हैं कि मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड स्मॉलर द आयन, बिकॉज अगर मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम +1 में है, इसका साइज जो है थोड़ा सा इसका साइज छोटा होगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो साइज का यह हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे साइज छोटा हो जाएगा। नेगेटिव आयन जो है फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी कोई क्लोरीन है, अगर इलेक्ट्रॉन दोगे उसका कंडीशन में क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, साइज का बढ़ जाएगा। तो जो पैरेंट जो एलिमेंट है उससे साइज का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ड्यू टू द डिक्रीज, यहाँ पे देखो ड्यू टू डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, द साइज ऑफ द एनायन इज इंक्रीज। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो साइज बढ़ेगा, ऑक्सीजन साइज जैसे इलेक्ट्रॉन डालोगे साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इफेक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब भी एनायनिक फॉर्म में होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो जो दिस कैन बी आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ जेड अपॉन ई रेशियो, जिसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। व्हेन जेड ई रेशियो इंक्रीजेस देन द साइज डिक्रीजेस एंड जेड ई रेशियो डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। ठीक, चलिए एटम अगर हम बात करें कि आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब है सेम इलेक्ट्रॉन नंबर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें जिसमें 3 माइनस चार्ज होगा तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब जो नाइट्रोजन के पास 7 थे, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं 10 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉस्फोरस है, सल्फर है, यहाँ पे क्लोरीन है, पोटेशियम, ऑल सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूलिंग, जो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी की बात करते हैं। तो आयनाइज करने में किसी भी एटम को या मेटल को, आयंस को, किसी को हम कह सकते हैं सिंपली कि किसी भी एलिमेंट्स को आयनाइज करने में, गैसेस फॉर्म में जाने में द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लग रही है, हीट ऑफ जो हीट लग रही है, एनर्जी जो लग रही है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइज एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइज एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसीय एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में कोई मेटल है, उसे इलेक्ट्रॉन निकालने में, बाहरी से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइज एनर्जी। तो यहाँ पे साइज अगर छोटा है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, साइज बहुत बड़ा है तो उसे निकालना बहुत आसान होगा। तो कह सकते हैं आयनाइज एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा है उसकी कम हो जाएगी, और जिसका साइज बहुत छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो उस कंडीशन में आयनाइज एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं साइज पे डिपेंड करता है आयनाइज एनर्जी, साइज जितना छोटा होगा आयनाइज एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द गैसियस एटम इज लूज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, दे कैन बी रिमूव ओनली फ्रॉम वन आफ्टर द अनदर एंड इज सक्सेसिव जो है एंड नॉट साइमल्टेनियसली। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस वन में आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन +2 में आएगा। उस कंडीशन में हम बात करें आयनाइज एनर्जी की बात करते हैं तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको निकालना आसान होगा, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर साइज घट जाएगा, और साइज घटेगा न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं सेकेंड जो आयनाइज एनर्जी है ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। किसी भी एटम को अगर आप या एलिमेंट्स को गैसेस फॉर्म में जब आयनाइज करेंगे तो उसका फर्स्ट आयनाइज एनर्जी हमेशा क्या होगा, ज़्यादा कम होगा एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। तो ये सक्सेसिव आपको पता होना चाहिए, जो थर्ड और ज़्यादा हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात, शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स अगर प्रेजेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस
लेस अट्रैक्टिव ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। मतलब बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पे उससे पहले भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, इसको खींच रहा है, लेकिन यहाँ इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, और ओवरऑल जो अट्रैक्शन का हो रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो इसको जो जितना एक्सपीरियंस इसको करना चाहिए, जितना इसका प्यार इसके प्रति है, उतना उसको नहीं दिखता है इसकी रिपल्सन की वजह से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर एटम है, वैलेंस शेल जो है, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं, या इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कह रहे हैं। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे फैक्टर जो है कौन कौन से जो कि इफेक्ट करेगा आयनियन एंथैल्पी को, जिसमें साइज ऑफ एटम अगर है, साइज ऑफ एटम अगर आपका ज्यादा है, ठीक है, साइज अगर एटम का आपका, अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ एटम अगर आपका कम हो रहा है तो आयनियन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ आयनियन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में लगेगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें जो कि जरूरी है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं हो ज़्यादा कर पाए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ से, उस कंडीशन में आपको हम कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, एस पी डी एफ। जो शील्डिंग इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे एस का होता है, पी का होता है, डी सबसे कम है आपका एफ का होता है। तो एफ में इलेक्ट्रॉन अगर होता है उस कंडीशन में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट इसका बहुत ही कम होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस का जो एक्सपीरियंस होता है जो बाहरी कक्षा में, वो बिल्कुल आपको कह सकते हैं ना के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन्स इसलिए मल्टीपल ऑक्सीडेशन शो करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कब होगी, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। बस मेरी कंफ्यूजन नहीं हो रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, कंप्लीटली फिल्ड हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स है, कंपेरेबली डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दोज बीइंग मोर स्टेबल। ठीक है, अगर फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, अगर हम बात करें तो बच्चों, तो अगर हमने कहा कि भाई D5 में है या D10 में है या S, अगर हम बोले P अगर आपको 3 में है या P6 में है, तो हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है वहाँ से निकालने का बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल कन्फिगरेशन में है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स है, कंपेरेबल डिफिकल्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज ऑर्बिटल्स बीइंग मोर स्टेबल होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। यहाँ पे इस तरह से बताया मैंने कि यहाँ पे एस में, पी में, डी पे, एफ में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसमें, एस में होता है, पी में, डी में, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे सबसे जो है शील्डिंग इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है एस में, पी में, डी में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकालना, सॉरी क्या है, गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ देखिए, अगर हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें बच्चों, देखो यहाँ पे एस की बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियस और एस में, तो एस की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा होती है, एस की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा ना, यहाँ पे स्क्रीनिंग इसकी ज़्यादा होती है। और अगर हम पी की बात करें, जैसे से आप पी की बात करेंगे, उसके बाद डी की बात करें, एफ की बात करेंगे, तो स्क्रीनिंग का जो ऑर्डर है घटता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है पी में, डी में। तो इस हिसाब से आपको ये वाला आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट टाइप ऑफ बात हो गई। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, आपका साइज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आपका बढ़ता है, इंक्रीजेस इन द साइज एटम एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इन टर्मिंग द इलेक्ट्रॉन्स। जनरली द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीजेस अलोंग ए पीरियड एंड लेफ्ट टू राइट हैज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, वैलेंस एंड रिमेन सेम, लीडिंग इंक्रीज इफेक्टिव चार्ज। बिल्कुल सही, जब भी आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नीचे इधर से जाने पे इधर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है जैसे, तो उस तरह से आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी लेफ्ट से राइट जाने में। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें यहाँ पे, तो वैल्यू इनर्ट गैस की बात, इनर्ट गैस को इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइज करना बहुत मुश्किल काम। देखिए एलिमेंट अगर हीलियम की बात करें, नियॉन की बात करें, आर्गन की बात करें, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन और रेडॉन, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन निकालना जो है, फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे 2372 है, यहाँ पर 2080 है, 1520 है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, जो कि स्टेबल गैस कन्फिगरेशन होती है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कह सकते हैं D5 से D3 में, D6 में, इस तरह से इस ऑर्डर में होता है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक और कैडमियम मरकरी की एक्सेप्शनली हाई होती है ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एस
तो यहाँ पे जिंक से इलेक्ट्रॉन देखो जिंक अगर +2 में है तो कहने का मतलब है कि डी अगर 10 कन्फिग्रेशन में है तो वहाँ डी 10 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होता। साल्टर रूल जो होता है जो कहता है कि जेड इफेक्टिव जो होता है जेड माइनस, यहाँ पे जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होता है, और यहाँ पे सिग्मा स्टार जो होता है जो साल्टर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एग्जाम में आ जाती है, कभी कभी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको थोड़ा याद रखना है। जेड इफेक्टिव माइनस बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, और जेड इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, और जेड टोटल नंबर ऑफ चार्ज होता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है, याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बताइए। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसीय एटम ऑफ द एलिमेंट्स। कोई भी एटम है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ऐड कर रहे हो गैसेस फॉर्म में, अगर कोई एटम्स को आप ले जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसको इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप डाल रहे हो एटम के अंदर तो एनर्जी बाहर निकलेगी। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, जब इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल रहे हैं तब आपको एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। तो आप नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव से डिपेंड करेगा आइटम का नेचर कैसा है, छोटा साइज में है, बड़ा साइज में है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है कम है, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे अच्छी लाइन लिखी हुई है कि इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसेस। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से एनर्जी बाहर निकलेगी, मतलब एक्सोथर्मिक आप कह सकते हो रिएक्शन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द गैसेस फॉर्म ऑफ एनी एटम्स, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, जिसको नेगेटिव होगी पॉजिटिव हो सकती है, डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्टर है जो कि यहाँ पे साइज ऑफ एटम की बात करें, अगर एटम का साइज घटता बढ़ता है उससे क्या होगा। अगर हमने कहा कि साइज ऑफ एटम, यहाँ पे साइज ऑफ एटम अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने इसको बढ़ाया है तो आप जो है साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेंगे तो ये आपका बढ़ेगा, जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की बात है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा अगर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, डेल्टा एंथैल्पी जो गेन एंथैल्पी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगी। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एस है, पी है और यहाँ पे डी और एफ है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इस तरह से होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर एफ में जिसकी स्क्रीनिंग बहुत कम होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे स्क्रीनिंग बहुत ही कम होगी, और स्क्रीनिंग कम होने की वजह से यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें और हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब आप नीचे जाते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही नेगेटिव होती है, कम नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा, दैट कैन बी फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, वहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सेप्ट नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने में दिक्कत होगी, वहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन कैन अलाउ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो यहाँ पे हम क्या है, एक्सेप्ट नोबल गैस के। यहाँ पे बात करें कि एंथैल्पी जो है फ्लोरीन लेस नेगेटिव होती है। फ्लोरीन के केस में क्या होता है, लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होती है, और ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहाँ छोटा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस नेगेटिव होता है फ्लोरीन में देन क्लोरीन। तो यहाँ दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन फ्लोरीन, एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू ए स्मॉलर एन बराबर 2, जो एन का जो नंबर यहाँ पे कम है 2 है, 2 शेल प्रेजेंट है, एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्सन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लेवल फॉर द एन बराबर 3। अगर नंबर ऑफ एन का साइज एटम का बढ़ता है, प्रिंसिपल जो क्वांटिटी नंबर अगर बढ़ता है उस कंडीशन में क्या होगा, एस और क्लोरीन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई द लार्ज, बहुत ज़्यादा स्पेस है, और वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ कह सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्लोरीन के केस में लेस नेगेटिव एंथैल्पी है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि डेल्टा जो यहाँ पे एंथैल्पी एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड कंप्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल्स इज पॉजिटिव, जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है उस कंडीशन में गेन एंथैल्पी जो पॉजिटिव होती है, और कंप्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल इज पॉजिटिव होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैस इज ऑल्सो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अंदर डालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को अंदर करना है तब। तो यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने बताई थी कि XA माइनस XB बराबर होता है 0.1017 अंडर रूट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेल्टा, जो कि बराबर होता है A माइनस B और बराबर ये अंडर रूट। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम उसको मिलकर जो स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होती है, ये आप डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे इस तरह से एक फॉर्मूला बनता है जिससे आप मिलकर स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
यहाँ पे जो देखें तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आते हैं। जो एक्स से होता है एक्स बी का डिफरेंस होता है जो 1.9 होता है अगर, तो वहाँ पे बॉन्ड इज 50% कोवैलेंट एंड 50% आयनिक होता है। लेकिन अगर एक्स ए माइनस एक्स बी ग्रेड ज़्यादा होता है 1.9 से, उस कंडीशन में प्रीडोमिनेंटली बॉन्ड आपका आयनिक होता है। लेकिन जब डिफरेंसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, अगर दो बॉन्ड के बीच में तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि यहाँ पे आप बराबर हो जाएगा जब, तो उसमें बॉन्ड हमारा प्योरली कोवैलेंट होता है, वहाँ पे पोलैरिटी नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में बॉन्ड हमारा आयनिक होता है, कम होता है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे बिल्कुल बराबर होता है तो कोवैलेंट नेचर हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द इटसेल्फ इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, एक एटम अगर अपनी तरफ खींच रहा है, उस टेंडेंसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द इटसेल्फ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप कह सकते हैं आप एटम ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस हैज मूविंग डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट जाएगा न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है और वहाँ पे टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की बॉन्डिंग कंडीशन में ज़्यादा होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ने में नीचे जाने पर घटती है, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी नीचे जाने पर घटती है और लेफ्ट टू राइट में बढ़ती है। पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें केमिकल प्रॉपर्टी, तो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मास, जो वैलेंस होता है वो आउटर मोस्ट के बराबर होता है, इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, oxide state is frequently used for the valence and transition elements and actinides exhibit variable valency। तो यहाँ पे हम कहते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वेरिएबल ऑक्सीजन शो करते हैं वहाँ पे, और जिसकी वजह से वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस 4 to 0 पीरियड्स। और व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। किसी भी ग्रुप में आप जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तभी तो एक साथ उनको रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैविंग सेम वैलेंसी। क्या होती है? वैलेंसी सेम होती है। अब यहाँ पे देखिए एनालिसिस जो प्रॉपर्टीज है सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स की, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप जो लिथियम होता है, बेरिलियम होता है एंड ग्रुप 13 14 बोरॉन टू फ्लोरीन, यहाँ पे बात करें तो डिफर इन द मेनी प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। बिहेवियर ऑफ लिथियम बेरिलियम इज मोर सिमिलर to the second element of the following group, magnesium and aluminum, or respectively this is short similarity and commonly refer as a diagonal relationship, जो कि in the periodic properties में होता है, उसको diagonal relationship बोलते हैं। तो the anomalous जो behavior is related to the small size, large differences radius, ratio, high electronegativity of the element। तो कारण क्या होता है? ये कारण होता है इसकी वजह से diagonal relationship में प्रॉपर्टी बिल्कुल इनकी जो है की वजह जो बनती है, दैट इज। अब यहाँ बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी हाई, देखिए अगर यहाँ पे जो केमिकल रिएक्टिविटी जो एलिमेंट्स की है, तो केमिकल रिएक्टिविटी हाई एट टू एक्सट्रीम पीरियोडिक टेबल में लोएस्ट इन द सेंटर। बीच का जो हिस्सा होता है बहुत रिएक्टिव नहीं होता है, शुरुआत का और आखिरी का बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, केमिकल रिएक्टिव होता है। हाई जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स ड्यू टू द देयर टेंडेंसी टू द गेन लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आप कह सकते हैं कि द हाई केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ड्यू टू द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा उसकी होती है। हाइड्रोजन की जो है लेनिक टेंडेंसी होती है वहाँ पे, तो हम कह सकते हैं दोनों एंड पे रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है, बीच में कम होती है। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स विच इज हाईएस्ट एट एक्सट्रीमली लेफ्ट राइट एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग द लेफ्ट टू राइट। तो ये आपको पता है मेटालिक सबसे नीचे जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है, और फॉरवर्ड आगे जाने पीरियड में घटता है और लास्ट में कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। और एलिमेंट्स ऑन द टू एक्सट्रीम ऑफ द पीरियड इजिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ देखिए एलिमेंट्स ऑन द टू एक्सट्रीम पीरियड इजिली कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल जो ऑक्साइड्स होते हैं फॉर्म एलिमेंट जिस एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ जो एस ब्लॉक के हैं और ये पी ब्लॉक के हैं, तो यहाँ पे जो बेसिक होता है और यहाँ पे जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं और बीच वाले कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्साइड्स होता है, सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है। वेयर एज फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स एक्सट्रीम टू मोस्ट, यहाँ पे क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, हाई ऑक्सीडेंट में होते हैं। और एलिमेंट इस सेंटर में जो होते हैं उनका एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पे और को इस तरह से ऑल दीज ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक बिहेवियर। देखिए
अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया नेचर ऑक्साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अमोनियम ऑक्साइड है। तो यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, इन पीरियड्स नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वेरी फ्रॉम द बेसिक टू एसिडिक। ये एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में है तो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं ऑक्साइड्स जो अल्कली मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके लास्ट में होते हैं, जो आपके एसिडिक होते हैं। क्लोरीन जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, हाई ऑक्सीजन स्टेट में यहाँ प्रेजेंट है। आप कह सकते हो वेन एलिमेंट्स फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बना सकता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज एज पर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल है, और एसिडिक नेचर बढ़ेगा जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा ऑक्साइड्स के अंदर, तो उसमें हम कह सकते हैं कि एसिडिटी जो है ऑक्साइड्स की बढ़ेगी, तो नीचे जाने बढ़ रही है। यहाँ देखिए फॉस्फोरस के साथ जो है 3 ऑक्सीजन लगा, 4 ऑक्सीजन 5, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जुड़ने से यहाँ पे एसिडिटी जो है फॉस्फोरस की बढ़ती है। यहाँ देखिए मैंगनीज के साथ अगर नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिटी जो है आपको ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे जो बात करें तो यहाँ बेसिक होगा और यहाँ एसिडिक होगा, न्यूट्रल एसिडिक होगा। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पूछे कि भाई एसिडिटी जो है का ऑर्डर सही क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे मैंगनीज जो ऑक्साइड बेसिक होता है, यहाँ भी बेसिक होता है, लेकिन जो Mn2O6 होता है, जो MnO3 होता है, प्लस आप कह सकते हो 6 ऑक्सीजन स्टेट में यहाँ पे मैंगनीज है, प्लस 6 में है, यहाँ भी आपका 6 दुना के 12 और यहाँ पे 6 प्लस ऑक्सीजन स्टेट में है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हाई ऑक्सीजन स्टेट में जब भी मेटल प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो उसका जो ऑक्साइड है एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे बच्चों, जो कार्बोनाइल है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO2 है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ऑक्साइड्स CO2, N2O5, P2O3, P2O5, SO2, SO3, Cl2O7, etc. all called acid anhydride as these combine with the water to form the oxy acid। तो यहाँ पे CO2 रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे मेरे बच्चों कुछ यहाँ पे एक साथ दे रखा है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि आपको लेफ्ट से राइट में बढ़ता है, एटॉमिक साइज जो कि बढ़ता है घटता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी होती है वो भी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इधर से जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, आप उधर जाने पे इंक्रीज होगा, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक नीचे पे इंक्रीज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है आपका जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग नेचर जो है डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रो जो पॉजिटिविटी डिक्रीज होगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। जो चार्ट कंबाइंड चार्ट है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने भी पीरियोडिक जो ट्रेंड है, प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे एक साथ में दिया हुआ है, और यहाँ पे 100 आप देख सकते हो, समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ समरी है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। और यहाँ पे अगर हम बोले टोटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे टिल जो है OG जो कि 118 इसका एटॉमिक नंबर है। और जो 7th पीरियड होता है 18 ग्रुप्स होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल जो लाइन है उसको हम जो है आप जो है ग्रुप्स बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप किसी भी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है हर एलिमेंट का सेम होता है जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम बात करें कि एटॉमिक जो साइज होता है डिक्रीजेस होता है अक्रॉस द पीरियड, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो साइज डिक्रीज होता है, नीचे जाने बढ़ता है। चलिए अब यहाँ देखिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज होगा नीचे। और यहाँ पे वीकर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो हैलोजन हैज द मोस्ट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट गैस कन्फर्मेशन में हैलोजन चला जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना बहुत आसान होता है, साइज भी मैटर करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है हैलोजन की सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। तो नीड टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ऑक्टेट नोबल गैस हैज ए ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डालना बहुत मुश्किल है नोबल गैस कन्फर्मेशन वाले जो कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है सीजियम जो कि नीचे होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बड़ा होता है उसका। तो यहाँ पे कह सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हम इसको कहते हैं मेटल सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर इसके अंदर होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो फ्लोरीन होता है। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड, जब भी आप किसी लेफ्ट से राइट बढ़ाएंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और नीचे आने पर आपको इंक्रीज करेगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, और दे शो वेरिएबल ऑफ स्टेट एंड फॉर्म द कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी, यहाँ पे सबशेल होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो कॉल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ये इंक्लूड लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, दो सीरीज होती है इसमें इंक्लूड 14 एलिमेंट्स। डायगोनल जो रिलेटेड एलिमेंट्स बताया लिथियम मैग्नीशियम के साथ होता है, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, और इट्स ड्यू टू द सिमिलर चार्ज डेंसिटी एंड प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी जो सेम हो रही है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी का रेशियो है वो सिमिलर है। नोबल गैस की बात करें जो 18 ग्रुप होता है, नोबल गैस कन्फर्मेशन में मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं ड्यू टू द कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स का जो यूनिक नेचर होता है रिजेंबल बोथ ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड लास्ट 17 जो ग्रुप में से इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, तो बट हैज़ डिस्टिंक्ट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल का एक अलग रखा गया है अलग से। ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, कंडक्टिविटी होती है एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है और दैट्स व्हाई कैटालिटिक बिहेवियर शो करता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन दैट्स कॉज एक्सट्रीम कह सकते हैं हाई न्यूक्लियस चार्ज डेंसिटी होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पुल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे साइज जो डिक्रीज होता है रेगुलर ट्रेंड से साइज ज़्यादा डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग में से एक काम होता है कि न्यूक्लियस का जो बाहर जो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल। यहाँ पे डी एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पे अनलाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द पीरियोडिक ट्रेंड्स ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। एलिमेंट्स बियॉन्ड जेड यूरेनियम की बात हम आर्टिफिशियल होते हैं, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ मॉडल पीरियोडिक टेबल का बेस्ड के ऑन विच फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हम बताया एटॉमिक नंबर के आधार पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है, बांटा गया रखा गया है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो 18 प्रेजेंट है, कितने 18 प्रेजेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा फॉलोइंग एलिमेंट्स लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ पे सीजियम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सीजियम सबसे नीचे है और यहाँ पे कॉर्नर पे है, तो सबसे ज़्यादा इसी का साइज बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए कि विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी, तो यहाँ पे नियॉन जो है इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे सर सबसे हाईएस्ट जो है आपका होगा क्या फर्स्ट आयोनाइज एंथैल्पी होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन दिया विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स है मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव किसका होगा, अभी हम डिस्कस किया है कि क्लोरीन जो होगा मोस्ट नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे क्लोरीन का जो सबसेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आसानी से डाला जा सकता है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को इंटर आसानी से कर सकते हैं। और जब इंटर करेंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, तो एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव जब भी हो पाएगी जब आपका इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करता आसानी से क्योंकि यहाँ पे आपका साइज जो है सुटेबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन। विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ फ्लोरीन होता है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट मेटालिक, तो मेटालिक सीजियम होगा, नीचे होता नीचे जाने पे कि अक्रॉस द पीरियड अगर जा रहे हो आप तो मेटालिक डिक्रीज होता है, नीचे जाने पर बढ़ता है, सीजियम नीचे होता है फर्स्ट S1 ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है। विच आर द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे जिंक है जो +2 ऑक्सीजन शो करता है, D10 कन्फर्मेशन में होता है तो वहाँ पे फुल फिट कन्फर्मेशन होने की वजह से दैट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ओके। चलिए तो जिंक होगा यहाँ पे। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे जब भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो 4 और 5 जो है आपके जो पीरियड्स होते हैं उनके एलिमेंट्स की जो साइज होती है सेम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है रेगुलर ट्रेंड से, तो उसके एक आप कह सकते हो कि इफेक्ट है जिसकी वजह से फोर्थ जो एटॉमिक साइज ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स रिमेन सेम हो जाता है, सिमिलर है ना, साइज सेम हो जाती है ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्वेश्चन है कि वाई नोबल गैसेस हैज वेरी लो रिएक्टिविटी होती है, ड्यू टू द वहाँ पे कंप्लीट फील्ड है, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दे हैव कंप्लीटली फील्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती। रिएक्टिव कौन करता है, जिसको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन नहीं होता है, दैट काइंड ऑफ एटम्स आर वांट टू रिएक्ट एंड स्टेबलाइज। यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स डायगोनल, मैग्नीशियम से कौन करता है, लिथियम करता है, ठीक है। तो यहाँ लिथियम से डायगोनल होता है। यहाँ देखिए अब हम बोलते हैं आपको थैंक यू, क्या बोलते हैं, थैंक यू। और जितने भी बातें मैंने डिस्कस किया है वन शॉट वीडियो रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ना है। आपके जो बेसिक्स पहले से बने हुए हैं आपको मैंने रिवाइज कराया है, बहुत ही कम समय में आपको मैंने कंप्लीट कराया कि थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएँ, जहाँ डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएँ और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। अभी हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं अभ्यास सीरीज के अंदर, तो आप उसको मत भूलिएगा। अभ्यास सीरीज जब भी लेक्चर 2 आएगा उसमें जिसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जेई एडवांस और नीट के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आज के लिए थैंक यू।